हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक टॉपिक बहुत अच्छा है, जिसका नाम है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यानी कि अगर हम लोग इस पे गौर करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर। और इसमें मूविंग कॉइल की बात इसलिए की गई है क्योंकि इसमें एक कॉइल होता है जो कि मतलब कि किसी भी फॉर्म में, मतलब शेप उसका कोई भी हो बेटा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं और जो उसके ऊपर टॉर्क लगता है उसी का असर हमको दिखता है बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट के अंदर। तो अगर आप किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं तो अब आप सर्किट से करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर क्या डिफ्लेक्शन दिखता है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो, ठीक है बेटा। तो वो डिफ्लेक्शन जो होता है ना, वही डिफ्लेक्शन ही बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर बताता है। अब ये नहीं बताता है कि कितनी इंटेंसिटी का है, बहुत मतलब कि जैसे 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, ऐसे एक्यूरेसी के साथ वैल्यूज़ नहीं बताता है हमें, पर इतना बताता है कि सर्किट के अंदर करंट मौजूद है कि नहीं है, ये बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चे हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आखिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ी सी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शुरू करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे डी आर्सोनोवल वेस्टन। यानी कि यहाँ पे एक, जैसे कि हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर में एक क्लोज रेक्टेंगुलर लूप कह सकते हैं जिसका प्रयोग करते हैं और जिसको जब प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल इस तरीके का बेटा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके का प्रयोग करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इसका रोटेशन शुरू हो जाता है, इसके ऊपर फोर्स लगता है और ये क्या करने लगता है, ये रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर इंटरनल बातें की बात है ये, ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ कर रखा है। तो फर्दर कुछ साइंटिस्टों ने, जिसमें एक का नाम था डी आर्सोनोवल, उन्होंने गैल्वेनोमीटर बनाया था। गैल्वेनोमीटर को बताया था कि साइंटिस्टों ने कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक जिसके अंदर फॉस्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज कहने का मतलब कि फॉस्फर ब्रॉन्ज एक अलॉय है जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसको स्टिल रखने के लिए, उसको बिल्कुल फ्रेमिंग करने के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वायर आप देख रहे हैं ना बेटा, ये जो वायर आया है यहाँ से यहाँ तक, ये वायर किससे बना हुआ है, तो ये वायर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग से बना हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म इस स्ट्रिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एक तो ये था पहला कंडीशन जो किसने दिया था बेटा, डी आर्सोनोवल ने दिया था। मतलब इस तरीके से गैल्वेनोमीटर उन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद वेस्टन नाम से भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैल्वेनोमीटर बनाया था। उन्होंने जेवेलरस बैरिंग का प्रयोग किया था। जेवेलरस बैरिंग क्या होती है बेटा, तो कुछ इस तरह का सर्कुलर लूप होता है ऐसे, जिसमें हम लोग बैरिंग तो जानते ही हैं आप लोग, जिसमें एक छर्रे लगे होते हैं और नीचे से प्लेट होती है, ऊपर से प्लेट होती है। अब आप बीच में चलते रहते हैं तो वो ऊपर की प्लेटें चलती रहती हैं। तो बिल्कुल उसी की तरह, नहीं उसी बैरिंग की तरह जो वेस्टर्न ने गैल्वेनोमीटर का क्रिएशन किया, और उनका जो मतलब कि गैल्वेनोमीटर था वो बिल्कुल सेम कंडीशंस देता था, सेम करंट का डिटेक्शन देता था, बाकी कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि हम दो तरीके जान पाए कि गैल्वेनोमीटर को कैसे बना सकते हैं, पर उनमें से हमको बस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है, यानी इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर बनता है उसके बारे में हमको यहाँ पे जानकारी लेनी है बेटा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं जब, तो डी आर्सोनोवल वेस्टन, जो दो साइंटिस्ट जिन्होंने दोनों ने मिल के नहीं, दोनों ने सेपरेट सेपरेट अपने हिसाब से दो तरह के गैल्वेनोमीटर बनाने का अपना अपना सुझाव दिया, और दोनों गैल्वेनोमीटर को सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा, और बाकी जब उस पर रिसर्च हुई तो उसको सही माना गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल की बेटा। तो प्रिंसिपल क्या गैल्वेनोमीटर का, तो जब भी किसी क्लोज करंट लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा टॉर्क लगेगा उसके साइड पे। और जब टॉर्क लगेगा तो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगा, और इस पे नीचे में मोशन होगा, और मोशन होगा तो पूरा सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म स्टार्ट होकर चलने लगेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक मिरर है जिसमें हमें दिखेगा, मिरर का मतलब कि जिसमें हमें वो
पॉइंटर ऐसे लगे होता है, वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट जो करता है वो मिरर में हमें दिखता है। नेक्स्ट होता है आपका टॉर्सनल हेड, जहाँ से इसका जुड़ाव होता है मिरर के संग, उसको टॉर्सनल हेड बोलते हैं। और उसके बाद ये एक सर्कुलर लूप है जिससे दो वायर को आपस में जोड़ देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जोड़ते हैं हम लोग, एक ऐसे एक ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे रोटेट करेंगे तो फिर ये रोटेट करना शुरू होगा, और फिर ये इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो फिर, यानी कि तुरंत जो ही आप घुमाएंगे तुरंत रोटेट नहीं होगा, थोड़ा सा जो इसका फ्री स्पेस है वो स्पेस में घूमेगा, उसके बाद इसका रोटेशन शुरू होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिंग होती है पूरी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल का मैग्नेटिज्म होता है जो हम लोगों ने फील्ड क्रिएट कर रखा है। उसके बाद ये स्प्रिंग फॉर्म में होता है, स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, ताकि वो रिस्टोरिंग फोर्स अपने अंदर होल्ड कर सके। जब तक रिस्टोर नहीं किया गया तब तक वो डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, इस चर्चा के लिए उसके बाद उसको ग्राउंडिंग कर दी गई। और इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी के संग कनेक्ट कर दिया गया है बेटा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इस बैटरी में से आप देख रहे हैं करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, इस कॉइल से पास होते हुए जा रहा है, और इस सर्किट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे करके हमें पता चलेगा पता चलेगा कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसकी वर्किंग कैसे है। तो आप अगर ये फिगर ड्रॉ कर देंगे पेपर में तो कोई इशू नहीं है बेटा, एकदम एकदम अच्छे से ये फिगर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल मन लगा के, और ये बिल्कुल सही है। और अगर आप चाहें तो क्या कहते हैं कि इस पे जो ज्वेलर्स बैरिंग पे जो वेस्टर्न ने दिया था आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आपके पास जो बुक्स होंगी, जो भी आप साइड बुक प्रेफर करते होंगे एनसीईआरटी के अलावा, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ओके। लेकिन जो इसकी वाइडली रेंज है ना, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है सीबीएसई के अंदर, अगर कोर्स के रिस्पेक्ट से बात करें तो इस वजह से हम अगर दोनों में से किसी एक पे भी फोकस करते हैं तो भी हमारे लिए बेहतर ही नहीं होगा, उसमें कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि ये जो यहाँ पे आप ड्रम जैसा देख रहे हैं, उस ड्रम के ऊपर कॉपर वायर लपेटी ने बाइंडिंग की हुई है, ठीक है। वो बाइंडिंग करके बहुत अच्छे से बाइंडिंग की होती है बेटा उसके ऊपर। और जैसे कि एक यही यही कैप लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। ये कैप लेते हैं और कैप के ऊपर जो बाइंडिंग होती है कुछ ऐसे होती है, जैसे ये है ना, इसके ऊपर आप ऐसे बाइंडिंग, ठीक है बेटा, ऐसे बाइंडिंग की हुई है, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बाइंडिंग की हुई है। और ये जो बाइंडिंग आप देख सकते हो, उस बाइंडिंग कनेक्शन दोनों स्ट्रिंग से है, जब जैसे ऊपर से आ रहा है और जो नीचे जा रहा है। तो जब उसके अंदर अगर आप गौर करो तो वो कुल मिला के ऐसा ही एक लूप बना रहा है, ये हर बार लपेटा हुआ लूप कुछ ऐसे बनाएगा, रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप पे डिपेंड नहीं करता है। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी चर्चा करी इस बात पे, ठीक है। तो यहाँ से जब करंट इसमें जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कॉपर वायर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ पहले से फील्ड मैग्नेट बना हुआ है, तो वहाँ पे दोनों में आपस में कुछ फोर्सेस लगेंगे और वो रोटेट करना शुरू कर देंगे, ओके बेटा। चलिए, वो फोर्स होते हैं ILB sin थीटा, ILB sin थीटा फोर्स इसके ऊपर लगता है हर एक पोल के साइड के ऊपर, ठीक है। जैसा टॉर्क में लगता था ना बेटा, टॉर्क में जैसा लगता था वैसा ही सेम इसमें भी लगता है, टॉर्क वाला ही केस है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, कंस्ट्रक्शन तो समझ में आया बेटा आपका। वर्किंग क्या है, तो वर्किंग है कि जब भी इसमें हम लोग करंट पास कराते हैं सर्किट के अंदर, इसको कनेक्ट करते हैं और करंट पास करते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि इस मिरर के ऊपर हमको वो जो नीडल होती है, आप देखे होंगे कभी नीडल, जैसे घरों में अगर आपके घर में समरसेबल है या फिर स्टेबलाइजर लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो आप देखेंगे उसमें एक मीटर लगा होता है जिसमें एक सुई होती है, ऐसे ऐसे करती होती है। तो वही सुई की तरह ही गैल्वेनोमीटर की भी सुई होती है जो ऐसे ऐसे डिटेक्ट करती रहती है और बताती रहती है हमको कि करंट है कि नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे, टाउ इज इक्वल टू एफ डी क्या है, तो टाउ का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, NIBB, तो N है नंबर ऑफ टर्न, I है करेंट, B है ये बेटा, B ये है, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट कॉइल, जिस लेंथ से हमारा फील्ड मैग्नेट पास हो रहा है। बाकी अगर इस लेंथ से बात करो तो यहाँ पे 0 180 बनता है नीचे ऊपर, तो नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, हमको साइड से ही बस मतलब होता है। तो ये हो जाएगा NIBB और इंटू A sin 90, जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा NIBA, यानी टाउ इज इक्वल टू निब्बा, सेम वही कैसा बेटा, निब्बा वाला, निब्बा निब्बी। नेक्स्ट बात करेंगे कि टाउ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन,
यानी कि आप देख सकते हो ना, जो जो टाउ रिस्टोरिंग है वो डिफ्लेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना जितना टॉर्क इसके अंदर स्टोर होगा बेटा, जैसे मान चलो कि ये घूमेगा, घूमते जाएगा घूमते जाएगा, तो जितना ये घूम के स्प्रिंग को टाइट करेगा उतना ही ये पीछे भी वापस आएगा, हाँ या ना। तो इसी को कहते हैं बेटा डिफ्लेक्शन। और अल्फा यहाँ पे ये अल्फा नाम से दिखाते हैं, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन तौर पे शो करते हैं, ठीक है। तो टी टाउ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, यानी जितना वो रिस्टोर करेगा उतना ही वो क्या करेगा बेटा, रिलीज भी करेगा। नेक्स्ट है टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा। तो अल्फा में प्रोपोर्शनल हेड आया तो हमने के कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट के को कहते हैं टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि ये टॉर्सनल हेड है, ये पूरा जो सिस्टम है इसी में ये कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्सन कांस्टेंट। नेक्स्ट है कि जितना वो रिस्टोर करेगा, जितना स्प्रिंग टाइट होगा उतना ही बाद में वो रिलीज भी करेगा अपने आप को वापस रोटेट करने के लिए। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर है बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। रिस्टोरिंग बराबर डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग बराबर रिस्टोरिंग। तो जब ऐसा होता है तो हमारे सामने एक आया कंडीशन टाउ रिस्टोरिंग का केस आया है के अल्फा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का केस आया है NiBA। दोनों ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जब कंपेयर कर देंगे तो बन जाएगा के अल्फा इज इक्वल टू NiBA बन गया। तो अल्फा इज इक्वल टू NBA बाई के इंटू आई। और गौर करेंगे बेटा नेक्स्ट में, तो अल्फा जो है अगर NBA बाई के अगर कांस्टेंट हो जाए बेटा, ठीक है, अगर NBA बाई के पूरा का पूरा यूनिटी हो जाए यानी 1 हो जाए, तो जो अल्फा है वो आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे सिस्टम के अंदर वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। सिंपल बात है, करंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, यही तो गैल्वेनोमीटर है। ज़्यादा करंट होगा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, कम करंट होगा तो कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी कहेंगे सर आपने तो कहा था नहीं बताता है, मैं कह रहा बेटा वो वैल्यू नहीं बताता कि को एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, पर ये बताता है कि ढेर है कि कम, ठीक है। कम होगा तो हल्का करेगा, ज़्यादा होगा तो ढेर करेगा, यही चीज़ इस पर डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू बेटा, आई की वैल्यू निकालें यानी कि करंट की वैल्यू निकालें इसमें से, तो आई इज इक्वल टू बेटा NBA बाई के है ना, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाता है के अपॉन NBA। तो के अपॉन NBA को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो के अपॉन NBA को हम कांस्टेंट G से दिखाते हैं, और जब ये G लिख देंगे तो बन जाएगा I इज इक्वल टू बेटा G अल्फा, जहाँ पे I करंट, G को कहते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर, यानी कि करंट को रिड्यूस करने का काम इस कैपिटल G के पास ही होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा कंडीशन, ये था हमारा फॉर्मूला डिफ्लेक्शन के लिए कि कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना वो करंट मतलब कि निडल जो होती है ऐसे ऐसे घूमती है, कितना डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा, ये हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। ओके, तो ये बेटा ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिटेल्स स्ट्रक्चर और उसका डेरिवेशनल फॉर्मूला। आप हो सके तो उम्मीद है समझ सकते हैं बेटा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिवाइंड मोड में देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खोलें बेटा, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगर हम लोग, तो देखते हैं कि यहाँ पे अब जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की चर्चा कर ली हमने कि गैल्वेनोमीटर के वैल्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, तो बेटा सेंसिटिविटी का मतलब बहुत कुछ होता है, अलग अलग रिस्पेक्ट में बात करें, पर अगर हम गैल्वेनोमीटर के केस में चर्चा करें तो सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा करंट दें और डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, यानी कि इस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट स्मॉल करंट, यानी छोटे से करंट में जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को तो कहते हैं बेटा सेंसिटिविटी। यानी अगर कम करंट में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा करंट में कम डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि सेंसिटिव क्या है बेटा, कम है। तो सेंसिटिविटी मतलब होता है बेटा कि एहसास की बात है कि कितना वो एहसास कर पाता है। तो कोई बच्चे होते हैं जिनको टीचर्स डांट देते हैं तो भी उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमारी गलती थी, हमको कल से पढ़ना है। लेकिन तो ये हो गए बेटा हाई सेंसिटिव बच्चे। और कई सारे बच्चे होते हैं बड़ी लतखोर किस्म के होते हैं, तो उनको दिन रात 4 लात लतियाएंगे फिर टीचर, फिर भी घूम फिर के अगले दिन भी वही वाली हरकतें करते रहेंगे, तो उसको कहेंगे नो सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इस पे भी एक एग्जाम्पल आप बैलेंस कर सकते हैं।
क्योंकि क्लास में बेटा बहुत सारे नमूने रहेंगे, आप इसमें दो राय नहीं है, आप लोग भी क्लास जाते हैं, आप लोग भी क्लास देखे हैं, क्लास में ऐसे बच्चे होते ही होते हैं जिन्हें घर पे पेरेंट्स भेजते हैं, जा बेटा स्कूल वालों को डिस्टर्ब करके आ, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है बेटा, हम लोग वापस से फोकस करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा? तो करंट सेंसिटिविटी है, दो सेंसिटिव होगी ना, एक जो करंट फ्लो करेगा तो करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। दो बातें यहां से निकल के आती हैं। तो करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई, यानी अल्फा जो क्या है बेटा, वो डिफ्लेक्शन है, अल्फा डिफ्लेक्शन है, अपॉन करंट यानी करंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अल्फा अपॉन आई यानी अल्फा की वैल्यू बेटा एन ए बी, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है आपकी एन ए बी, एन ए बी है, एन ए बी बाई, नहीं नहीं गलत गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है एन आई ए बी बाई के, गौर करना बेटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे हमें आप दिखा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है करंट सेंसिटिविटी, और अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ से आएगी, के इधर ट्रांसफर कर दो पूरा, तो एन बी ए आई अपन के, ये हो जाएगा बेटा एन बी आई ए अपॉन के, और अपॉन क्या बेटा आई है, ठीक। तो ये आई से ये आई कट जाएगा, तो बचेगा एन बी ए बाई के, और आप देख सकते हो एन बी ए बाई के या एन ए बी बाई के आपके सामने है। तो ये बेटा करंट सेंसिटिविटी, इसी को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी करंट फ्लो पॉइंट डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पॉइंट करंट इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ओके, नेक्स्ट वैसे ही पोटेंशियल की बात कर लेते हैं बेटा। तो पोटेंशियल में चर्चा करेंगे ना, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे आई होता है, तो फॉर्मूला ना V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे आपके सामने आई है वहाँ पे आप लिख देंगे V बाई आर, V बाई आर बस वहाँ मेंशन कर देंगे, तो फॉर्मूले में आई की जगह पे अपने आप V बाई आर हो जाएगा, और V से V कट जाएगा, तो जो फॉर्मूला बचेगा हमारा एन बी ए अपॉन के आर, ये भी बच सकता है। या फिर आप V इज इक्वल टू आई आर फॉर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कोई इशू नहीं है। चाहे आप V की जगह पे इसका प्रयोग कर लो, या I के जगह पे V बाई आर का प्रयोग कर लो, दोनों में से किसी का प्रयोग करोगे इक्वेशन में, तो ये वाला फॉर्मूला आपको निकल के आएगा एन बी ए बाई के आर। कोई इशू बेटा नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, नहीं उससे पहले बात करते बेटा फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो है आपका नंबर ऑफ टर्न, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्न हैं उस ड्रम के ऊपर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तीसरा है बेटा एरिया, कॉइल की एरिया क्या है, ओके। और उसके बाद है करंट, करंट की इंटेंसिटी क्या है। तो इन सारे महत्वपूर्ण फैक्टर्स पे बेटा कैलोरीमीटर क्या करता है, मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज में हमने नोट किया लीनियर स्केल यूज टू मेजर, यानी कि हम यहाँ पे लीनियर स्केल का प्रयोग करते हैं यानी करंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नोट किया ना बेटा आई इज इक्वल टू जी अल्फा, तो इस वाले करंट का प्रयोग कर, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं लीनियर स्केल, जिससे हम पता कर पाते हैं कि किसी भी सिस्टम में करंट की डिफ्लेक्शन से क्या रिलेशन बनता है, ठीक बेटा। तो इससे हम लीनियर स्केल से मेजर कर पाते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन बन रहा है, तो क्या करंट होगा उसके अंदर। ओके, ये कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल कैलकुलेशन। नेक्स्ट है बेटा हाई सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं, एडवांटेज है भाई बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप एन बी ए इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करेंगे तो हाईली सेंसिटिव देंगे, कब? जब एन बी ए को इंक्रीज कर दें और के को डिक्रीज कर दें। गौर करें इस फॉर्मूले में एन बी ए बाई के में, तो अगर एन बी ए इंक्रीज करेंगे तो आई एस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और के को डिक्रीज करेंगे तो भी आई एस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। यानी के की वैल्यू घटानी पड़ेगी, क्योंकि के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है उसके साथ। ओके, चलिए उसके बाद करते हैं बेटा हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल, यानी कि कमी क्या है जब कॉइल मूव करे तो क्या दिक्कत है इसमें। तो दिक्कत है कि नो सेंसिटिव चेंज, यानी सेंसिटिवनेस में चेंज नहीं होगा कोई भी, इसका डिसएडवांटेज है बेटा, ठीक है। जो सेंसिटिविटी होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी नो सेंसिटिविटी चेंज, यानी कि जो अगर नहीं सेंसिटिविटी है तो नहीं होगा चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि नहीं कि नो सेंसिटिव है तो सेंसिटिव बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो सेंसिटिव है तो वो सेंसिटिव ही रहेगा।
नेक्स्ट है डैमेज बाय ओवरलोडिंग। अगर गलती से हमने अगर ओवरलोड दे दिया, मान चलिए कि हर एक डिवाइस का अपना अपना कैपेसिटी है करंट को लेने का। अब मान चलिए आपने एक्स्ट्रा करंट दे दिया, एक्स्ट्रा वोल्टेज दे दिया आवश्यकता से उसके अधिक, तो क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलोड की वजह से उसकी कॉइल जल जाएगी और वो डिस्टर्ब होकर खराब हो जाएगा। या फिर वो ओवरहीट होने के, ओवरलोड की वजह से ओवरहीट होगा, ओवरहीट की वजह से फिर वो गलत सलत डिफ्लेक्शन आपको देने लगेगा अगर खराब नहीं हुआ तो। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, और ये हो गया बेटा समाप्त। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते बेटा, मिलेंगे अगले टॉपिक में कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कन्वर्जन कैसे करेंगे, एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, और फिर वो हमारे, वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स पर्पज के लिए। चलते बेटा, जय हिंद।